हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की यूपी पीजीटी की जो स्पेशल सीरीज़ हम लोगों ने चलाया है उससे संबंधित लेक्चर है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु में। आज ये इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी लेक्चर है और इसको हम लोग फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं ये बता दूं कि बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया 3-4 डेज़ का। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं बना पाई। बट आज से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और अब एक रेगुलरिटी से हम लोग इस जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रारंभ करते हैं। कुछ समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित कुछ प्रमुख कथन हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऑगस्ट काम्टे का आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, उन्होंने कहा है। यहाँ पे विज्ञानों की रानी जो आता है की टर्म, इससे ही क्लियर हो जाता है कि ये ऑगस्ट काम्टे का कथन है। बाटोमोर का कथन है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज़ यह पैदा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आप लोग जहाँ भी कथन में आए कि यह किसका तर्क था कि जो समाजशास्त्र है ये प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती है, तो ये कथन बाटोमोर का हो जाता है। C.W. मिल्स की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक क्राफ्ट माना है। ये ही C. राइट मिल्स हैं जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है वो दो भाषाओं की अवैध संतान है। और इन्होंने ही ऑगस्ट काम्टे का जब इन्होंने सोशियोलॉजी नामकरण किया था तो उसका पुरजोर जो है विरोध किया था। इन्होंने ये इस बात से समर्थन नहीं कर रहे थे कि इसका नाम सोशियोलॉजी रखा जाए, और ये कह रहे थे कि सोशियोलॉजी का नाम बदल के, चूँकि ये दो भाषाओं की अवैध संतान जैसी लग रही है तो बेहतर है कि इसका नाम ईथोलॉजी रख दिया जाए। तो ये जितने हैं टर्म्स ये एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट वीर स्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि रॉबर्ट वीर स्टीड जो हैं वो सिर्फ समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह नहीं बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों के सामंजस्य के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, इसके बारे में क्या समर्थन दिया जाता है तो ये है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है और इसलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान के रूप में देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये माना जाता है कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तो ये भी सच्चाई है। तीसरा ये है कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है, ये नहीं कहते हैं कि कैसे होना चाहिए या ये ऐसे क्यों है वो वैसे क्यों है, बस क्या है हम सिर्फ उसी का उल्लेख करते हैं। और आखिरी पॉइंट जो ये है कि इसको आखिरी पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, पांचवा पॉइंट है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम कार्य कारण के संबंधों की भी हम विवेचना समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जो कि विज्ञानों में भी किया जाता है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है तो सैद्धांतिक नियम भी बनते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। जिस प्रकार से विज्ञान में कोई एक नियम बन जाता है या सिद्धांत बन जाता है तो उसको हम फिर से परीक्षण निरीक्षण करके और उसमें सुधार करते हैं, उसी प्रकार से जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं इनमें भी पुनर्परीक्षा संभव है। आठवां पॉइंट है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, पूरे विश्व में एक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी विशेष क्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र पे एप्लीकेबल होंगे सिर्फ, बल्कि अगर कोई सिद्धांत बनाए जाते हैं तो ये संपूर्ण मानव समाज पे एप्लीकेबल होते हैं। 9 पॉइंट है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, क्योंकि एक पैटर्न जो देखा जाता है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है या समाज में किस प्रकार की प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है, तो इससे एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें समाज कैसा होगा।
अब समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में अस्वीकार होने के क्या क्या कारण हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि समाजशास्त्र को एक हम विज्ञान की तरह ना माने तो इसमें आखिर में कौन सा कथन इसमें सत्य है या असत्य है। इसी प्रकार से विज्ञान के रूप में समर्थन के रूप में कि विज्ञान के रूप में हम समाजशास्त्र को माने तो उसके लिए कौन से पॉइंट जो हैं वो सूटेबल हैं या नहीं है, तो वो भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। तो एक एक जो पॉइंट है वो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला इसमें अस्वीकार होने के कारण ये है कि वैश्विकता अर्थात तटस्थता का अभाव पाया जाता है। तो आप लोगों को ये पता है कि समाजशास्त्र जो है वो मानव चूँकि व्यवहारों का, मानव के क्या व्यवहार है, मानव की क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो तटस्थता है इसका हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमें अपने ही व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में समझना थोड़ा कठिन सा लगता है। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति होती है, क्योंकि ये चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए भी हम विज्ञान के रूप में अस्वीकार नहीं कर पाते हैं। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। हम देखेंगे कि क्षेत्र विशेष के कारण जो घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। कैसे होती हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम अब अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी सामाजिक घटना पे ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा, वहीं दूसरी सामाजिक घटनाओं पे कम महत्व दिया जाता होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी दूसरे स्टेट की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तो हो सकता है कि जिस घटनाओं को उत्तर प्रदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता हो, वो घटनाएं जो हैं वो आंध्र प्रदेश में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी या उतना महत्व नहीं दिया जाता होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे कि देखेंगे कि जो अपने यहाँ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश या फिर बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो एक घूंघट की प्रथा देखी जाती है, अगर हम देखें तो वो हमें जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं या फिर हम आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर हम केरल की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई घटना देखने को ही नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई होती है, कि आखिर में सामाजिक घटनाओं को मापा कैसे जाए, इसका आखिर में क्या मेजरमेंट करने का प्रोसेस हो, तरीका हो, तो इसमें भी थोड़ा कठिनाई होती है। कार्य कारण संबंध में अभाव पाया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई कार्य कारण संबंध के लिए एक ही जो फैक्टर है वो उत्तरदायी हो सकता है कि सेम घटना के लिए दो जगहों पे अलग कार्य कारण फैक्टर जो हैं वो एप्लीकेबल हों। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, तो सबसे पहला जो एक स्ट्रॉन्ग तर्क उतरता है इसके विपक्ष में समाजशास्त्र को एज ए साइंस मानने के, कि इसकी अपनी कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। तो जहाँ पे अगर समर्थन में कहते हैं कि भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती है, वहीं पे अपोज में कहा जाता है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टीवर्ड एवं गिलिन की बात करें तो इन्होंने विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं बताए हैं। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ऑप्शन पूछ दिए जाते हैं जो कि हमें नहीं पता रहता है, फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्टीवर्ड एवं गिलिन ने जो विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विशेषताएँ बताई हैं, उन्होंने बताया कि ज्ञान में वृद्धि होती है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं, सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, नियमों की व्यावहारिकता पाई जाती है और नियमों की सहायता से अपने अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, जैसा कि विज्ञानों में देखने को मिलता है। अब समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये आपस में उस समय
द्वंद्व उठा हुआ था कि आखिर में समाज शास्त्र के हम विषय वस्तु को क्या माने, इसकी अपनी प्रकृति क्या होगी, किसका अध्ययन करना चाहिए, किसका नहीं अध्ययन करना चाहिए, समाज शास्त्र को एक हम कला माने या फिर विज्ञान माने। ऐसे बहुत सारे विचारकों के मन में प्रश्न उठ रहे थे। तो जहाँ पे कुछ लोगों ने समाज शास्त्र को एक कला की तरह माना, वहीं पे कुछ विचारकों ने इसको विज्ञान की तरह माना। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक उभर के आते हैं, वीरस्ट्रीट। इनके बारे में हम लोग अपने पहले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं बताई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इसे पूछ दिया जाता है कि वीरस्ट्रीट के द्वारा जो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है उसकी कौन सी विशेषता नहीं उन्होंने बताई है या फिर कौन सी इन्होंने बताई है। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान है, ना कि ये प्राकृतिक विज्ञान है। तो पहली बात यही है कि समाजशास्त्र चूँकि समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरा कि ये वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शात्मकता की। अर्थात आदर्शात्मकता का अर्थात ये है कि कोई फिलोसफिकल बातें नहीं होती हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल आइडियलिस्टिक बातें नहीं की जाती हैं, बल्कि क्या समाज में वास्तव में हमें दिख रहा है, हम सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं। यह एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो इसे हम एक प्योर फॉर्म में, चूँकि ये क्या है सिर्फ उसी को देखता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करके देखता है, तो इसलिए ये एक विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात एक प्योर साइंस है। यह एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। तो ये आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, और चूँकि सामाजिक संबंध जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए ये एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। ये एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। तो जो समाजशास्त्र है वो किसी एक पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र का, विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज के जो एक ऐसे एरिया का क्षेत्र में अध्ययन करता है जो कि पूरे विश्व के समाजों पे एप्लीकेबल माना जाए। तो ये एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात कोई भी ऐसा अध्ययन जो कि हर समाजों के लिए एप्लीकेबल हो, तो ये ऐसा विज्ञान है। और इन्होंने आखिरी में कहा है कि ये तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही है। तो ये आप लोग 6 पॉइंट जो है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीरस्ट्रीट का जो ये 6 कथन है वो बार बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। यहाँ पे लुंड वर्ग का कथन है कि मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए संभवतः इसकी सबसे बड़ी बाधा इसकी अध्ययन वस्तु की जटिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ये एक हम अगर विज्ञान के रूप में माने कि जो समाजशास्त्र है एक विज्ञान के रूप में है, तो इसकी सबसे बड़ी जो बाधा है वो यही है कि इसके अध्ययन वस्तु जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। पीएच लैंडिस का कथन है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। गिलिन एवं गिलिन का कथन है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। तो इन्होंने प्रयोगशाला पद्धति की बात की है और इन्होंने कहा है कि जो प्रयोगशाला पद्धति होता है वो सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र का महत्व अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में ये सहायक है। दूसरा पॉइंट है कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक है, क्योंकि जब हम समाज में नई नई परिस्थितियां उभरती रहती हैं, आती रहती हैं, तो जब तक हम उनकी अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उनसे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक है। चौथा पॉइंट है कि परंपराओं के अध्ययन में सहायक है। चूँकि हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज में परंपराएं भी आती हैं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं सब आते हैं, तो परंपराओं के अध्ययन में भी ये सहायक है। और राष्ट्रीय एकता में सहायक है, क्योंकि हम जब विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे तो किस प्रकार से एक राष्ट्रीय एकता अर्थात
एक नेशनल लेवल पे हम यूनिटी को बनाए रखें। जब हम सबको समझेंगे तभी हम यूनिटी को बना सकते हैं, तो राष्ट्रीय एकता को बनाने में भी सहायक होता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक है। तो चूंकि जब हम समझेंगे समाज को तभी हम उनकी समस्याओं को हल भी कर पाएंगे। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक है। जब हम ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है या क्या क्या हमें सुधार कार्यक्रम चलाने चाहिए, तो इन सब की आवश्यकता की पूर्ति हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका अध्ययन करेंगे। नगरीय विकास में सहायक है। जनजातीय समस्याओं के उन्मूलन और जनजातीय कल्याण में सहायक है। सामाजिक नियोजन में सहायक है। किस प्रकार से हमें प्लानिंग करना चाहिए इसकी, ताकि सोसाइटी जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ती रहे आगे को, तो इसमें सहायक है। प्रजातंत्र को सफल करने में सहायक है। यहाँ पे एक फैक्ट्स आप लोगों को दिख रहा है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये पुस्तक आप लोगों को पता है, जो चीज़ आप लोगों को पता है वो मैंने यहाँ पे इससे संबंधित नहीं लिखा है। व्हाट इज सोशियोलॉजी एक विचारक और हैं जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम आप सभी को पता है, वो हैं एलेक्स इंकल्स। इन्होंने 1965 में यही पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी लिखी है, और सेम नाम से ये पुस्तक लिखी गई है 1972 में नॉबर्ट इलियास के द्वारा। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी आता है, तो अगर ये नाम नॉबर्ट इलियास का दिया हुआ है या नहीं भी दिया है, तो आप लोग जो सन है उससे मैच जब करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी नॉबर्ट इलियास के द्वारा और एलेक्स इंकल्स के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही सेम कंडीशन अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक जो है ये आप सभी को पता है कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। सोशियोलॉजी नाम से कोई पहली पुस्तक लिखी गई थी तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन एक और विचारक हैं जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखी है, तो वो हैं एंथोनी गिडेंस। तो गिडेंस के द्वारा भी ये पुस्तक लिखी गई है, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंकल्स की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी की कोई बाउंड्री नहीं है। हम इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि अध्ययन क्षेत्र हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम सिर्फ इतने का ही अध्ययन करेंगे। तो ये बात इंकल्स ने कही है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के आप सभी को पता है कि विचारकों ने 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। पहला भाग जो है वो स्वरूपात्मक या इसे विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में फॉर्मल, स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं। तो ये आप लोग सारे टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के याद रखिएगा। दूसरा जो है ये है समन्वयात्मक संप्रदाय, इसको सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के या बहुत सारी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं उनको एक साथ मिला देना। तो इसी प्रकार से समन्वयात्मक संप्रदाय है जो इस बात को मानता है कि हमको समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए जो कि मानव समाज से संबंधित है। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगर प्रवर्तक की बात करें तो ये जॉर्ज सिमेल है। ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसको हम लोग फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अन्य समर्थकों की बात करें तो टॉनिस, मैक्स वेबर, वीरकांत, वान वीज, बोगल, रास, पार्क एवं बर्गेस हैं। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि सबसे पहला नाम आता है जो वो है जॉर्ज सिमेल का, और उन्होंने किस प्रकार से समझाया था। मैं पहले भी इसी टॉपिक से संबंधित पिछला लेक्चर था उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। सिमेल ने कहा है कि अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, श्रम विभाजन सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं।
इन्होंने यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, इसमें 3 जार हैं मान लेते हैं। तो ये जो ऊपर से हमें इस जार की बनावट जो दिख रही है ये इसका स्वरूप है। इसके अंदर जो आप लोगों को दिख रहा है ये इसका अंतर वस्तु है। तो इन्होंने कहा है कि जो अनुकरण है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुत्व है, श्रम विभाजन है, ये जो है ये हमें स्वरूप देखने को मिलते हैं। और जो आर्थिक संघ है, राजनीतिक संघ है, धार्मिक संघ है, ये सभी उसके अंतर वस्तु कहलाते हैं। और इन्होंने कहा है कि हमें इनके जो सामाजिक संबंध के स्वरूप हैं उनका अध्ययन करना है, ना कि इनके जो अंदर में अंतर वस्तु है, अर्थात जो आर्थिक संघ है, राजनीतिक दल है या धार्मिक संघ है, इनका हमें अलग अलग से अध्ययन नहीं करना है, बल्कि आखिर में ये सभी में जो ये हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूप देख रहे हैं उसका अध्ययन करना है। जैसे कि हमें आर्थिक संघ में भी अगर देखा जाए तो अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या फिर श्रम विभाजन देखने को मिलेगा। वहीं पे राजनीतिक दल देखें तो उसमें भी हमें अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व की भावना दिखेगी, श्रम विभाजन दिखेगा। धार्मिक संघ की बात करें तो इसमें भी हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है धार्मिक संघों में, वहीं पे सहयोग देखने को मिलता है, अनुकरण भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सीमेल ने कहा था कि हमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है, ना कि उसके अंतर वस्तु का अध्ययन करना है। वहीं पे वीरकांत की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक इमेज देख रहे हैं, इसमें एक परिवार है, पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से पिता का पुत्र से संबंध है या पिता का पुत्री से संबंध है या यहाँ पे पति पत्नी का संबंध कैसा है। तो वीरकांत कहते हैं हमें मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है, ना कि किसी और का। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे प्रेम है, सम्मान है, समर्पण है, सहयोग है, क्रीड़ा है, ये मानसिक संबंधों के स्वरूप है। हमारे मन में ये उपजते हैं, जो प्रेम होता है, सम्मान होता है, समर्पण, सहयोग, क्रीड़ा, ये सभी हमारे मानसिक संबंधों के स्वरूप माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वान वीस का कथन है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे मानवीय संबंधों की बात जो है, मानवीय संबंधों के स्वरूपों की बात वान वीस करते हैं। वहाँ पे जो अगर हम बात करें वीरकांत की, तो वीरकांत ने जो मानसिक संबंधों के स्वरूप हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन ये वान वीस ने कहा है कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का समाजशास्त्र अध्ययन करता है। और वान वीस ने जो है ये 650 सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का उल्लेख भी किया है। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि कौन से ऐसे विचार हैं क्या हैं जिन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वहीं पे स्वरूपात्मक संप्रदाय की कुछ आलोचना भी हुई थी। क्या हुई थी इसको हम लोग समझ लेते हैं। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूपों जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, दासता आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में भी किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जब वहाँ पे भी अध्ययन किया जाता है तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विशिष्ट समाजशास्त्र, विशिष्ट विज्ञान के रूप में है या विशिष्ट विषय के रूप में हम मान सकते हैं। यहीं पे सोरोकिन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में अध्ययन करने का कोई स्थान नहीं है। दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि अंतर्वस्तु और स्वरूप में भेद संभव नहीं है। हम किसी कि जार सीमेल के अगर कथन की बात करें और उस जार का अगर आप लोगों के इमेज याद हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अंतर वस्तु है और जो स्वरूप है उसका, उसमें हम भेद नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र को एक पृथक एवं स्वतंत्र विज्ञान बनाना संभव नहीं है।
अगला पॉइंट बोला गया है कि समाजशास्त्र समग्र के रूप में समाज का विज्ञान है। और पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में केवल सामाजिकरण ही नहीं बल्कि असामाजिकरण के स्वरूप भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समन्वयात्मक संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो इसके प्रवर्तक सोरोकिन है, आप सभी को पता है। अन्य जो समर्थक विचारक हैं दुर्खीम, हाबहाउस और गिन्सबर्ग। इन्होंने कहा है कि आखिर में समन्वयात्मक संप्रदाय की खासियत क्या है। तो इन्होंने कहा है कि समाज जो है इसकी प्रकृति एक जीवधारी शरीर के समान है। तो आप लोग अगर दुर्खीम को याद करें तो दुर्खीम ने इसका समर्थन किया है। आप सभी को ये पता भी है कि सोरोकिन जो हैं दुर्खीम से काफ़ी प्रभावित भी थे। दूसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये दो पॉइंट को समन्वयात्मक संप्रदाय लेके चलता है। अब यहाँ पे हाबहाउस का विचार देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो समाजशास्त्र का भी अपना कुछ उद्देश्य है कि एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करें। तो यहाँ पे हाबहाउस का ये विचार है। दुर्खीम का कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो सामूहिक प्रतिनिधानों की बात दुर्खीम ने की है। सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषताएं होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग 1 और 2 लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये सारे समाज में फैले होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान जो होते हैं, और यह व्यक्ति के शक्ति के ऊपर होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधान की विशेषता क्या है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर सोरोकिन की, तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल से समझाया था। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का कार्य जो है वो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को निम्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। तो इन्होंने जैसे माना है कि आर्थिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, धार्मिक संबंध है, वैधानिक संबंध है और मनोरंजनात्मक संबंध है। इन्होंने ये 5 संबंधों की बात की है और इन्होंने माना है कि जैसे यहाँ पे ABCDEF अगर मान लें, तो यहाँ पे जो ABC जो है ये ऐसा मानते हैं कि ये जो है ये सभी संबंधों में पाया जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वैधानिक हो या फिर मनोरंजनात्मक हो। इनमें ये जो है ABC जो है वो कॉमन होता है। वहीं पे यहाँ पे DEF जो है वो आर्थिक में अलग से हो जाएगा, राजनीतिक में GHI होगा, धार्मिक संबंध में JKL होगा, वैधानिक में MNO होगा, वहीं पे मनोरंजनात्मक संबंध में PQR हो सकता है। अर्थात कुछ डिफरेंट सामाजिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन जो ABC है ये सब में कॉमन पाए जाते हैं। सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। तो सोरोकिन ने इस बात को माना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, वैधानिक है, मनोरंजनात्मक हो, कोई भी हमारा सामाजिक जीवन का पहलू है तो उसका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। मैकाइवर एवं पेज की यदि बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं। तो इन्होंने सामाजिक संबंधों पे ज़्यादा जोर दिया है। समन्वयात्मक संप्रदाय की बात करें तो इसकी भी आलोचना हुई है और इसके जो आलोचनात्मक रूप से जो कथन कहे गए हैं वो ये हैं कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान हो जाएगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र होगा ही नहीं। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि आखिर में हमारा
विशेष करके जो विषय क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, हमें अध्ययन किसका करना है, यही क्लियर नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एक बार हम लोग फिर, अब जब बात स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय की बात आई है तो एक बार फिर चर्चा बनता है कि वीरस्ट्रीट ने इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र विशेष एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में है, और इन्होंने जो 6 विशेषताएं बताई हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक है, वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शात्मकता का। तीसरा है विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक है, अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है, सामान्य विज्ञान ना कि विशिष्ट विज्ञान है, और तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पिछली परीक्षाओं में जो पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं या इस स्तर की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये कथन किसका है तो ये आप सभी को पता है। आप लोग भी अपने से सोचिएगा, ये मैं बता देती हूँ, ये मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं तो ये आप सभी को पता है कि 2 संप्रदाय हैं। 2 कौन हैं ये मैं इसी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध हैं तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात W.A. स्मॉल या ए स्मॉल की आती है। चौथा प्रश्न है कि ऑगस्ट काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया था या इस वर्ष दिया गया था तो ये है 1838, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है तो ये व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान हैं। किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ था तो ये आप सभी को फ्रांस पता है। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं तो ये आप सभी को पता है कि ये ऑगस्ट काम्टे हैं। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया था तो जहाँ पे येल विश्वविद्यालय आ जाए यहाँ पे ही आप लोग समझ लीजिएगा ये हैं W.G. समनर। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि समनर जो हैं वो येल विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी तो ये जो है वो अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था तो ये आप सभी को पता है कि ये मुंबई या फिर हम बम्बई कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया था तो इसका आंसर है एलेक्स इंकल्स। वान वीस के अनुसार समाजशास्त्र विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है ये आप लोग हमें खुद कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना मुख्यतः जिम्मेदार है तो यह आप सभी को पता है कि जो पुनर्जागरण हुआ था जिसमें कि औद्योगिक क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, ये सभी जो घटनाएं हैं वो जिम्मेदार हैं। तो आप लोग जैसा ऑप्शन में आए वैसा आप लोग लिख सकते हैं। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है तो समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। यह आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है तो ये है अमेरिका का। भले जन्म फ्रांस में हुआ था समाजशास्त्र का लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विकसित हुआ है तो ये अमेरिका में हुआ है। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था तो ये आप सभी को पता है कि इसका नाम सामाजिक भौतिकी था। समाजशास्त्र शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ये शब्द क्रमशः संबंधित है तो ये आप सभी को पता है कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशियस प्लस
लोगस। और ये जो मैंने याद करने का तरीका बताया था, ये बताया था एल और जी, एल जी से। तो एल जो हो जाता है वो लैटिन हो जाता है और जी जो हो जाता है वो ग्रीक हो जाता है। तो आप लोग इसको बस इसी सीक्वेंस में आप लोग याद कर लेंगे, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? तो समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करना। समाजशास्त्र क्या है? तो ये एक सामाजिक विज्ञान है। फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो ये लुईस 14वें थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टीबी बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है, जो यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला, तो इसमें ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित आखिरी लेक्चर था। अब अगले टॉपिक पे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर जो है या क्लासेस जो भी हमारी हैं वो आप लोगों को पसंद आती होंगी, अच्छे से आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।